गाइस, वेलकम बैक टू न्यू मॉमीज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप लोग? इफ यू आर न्यू हियर, आई एम पुष्पा। आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। आज के इस वीडियो के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का ये जो वीडियो है उसमें आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि मैं डिस्कस करने वाली हूँ अपने बेबी बॉय की प्रेगनेंसी की जर्नी। कैसी थी, क्या क्या उतार चढ़ाव मेरे प्रेगनेंसी में हो रहे थे, क्या क्या समस्याएं हो रही थी, क्या क्या अच्छी चीज़ें हो रही थी, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। क्योंकि मुझे बहुत सारा कमेंट आता है कि ये कैसे था, वो कैसे था, आपको कब मूवमेंट फ़ील हुआ, वॉमिटिंग होती थी कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि मुझे इस वीडियो से मैं आप सारे क्वेश्चंस को हल कर पाऊँगी। गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज़, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो सबसे पहली बार मुझे फ़ील जब हुआ था कि मैं मतलब जब मुझे पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, 3-4 हफ्ते का बेबी रहा होगा, तब मुझे सबसे पहली बार मैंने खाना खाया और मुझे स्टेयर्स पे मैं बैठी हुई थी और मुझे अचानक से नौज़िया फ़ील होने लगा, वॉमिटिंग फ़ील होने लगी। और वो जो 1-2 मिनट का ही वो फ़ीलिंग जो था नौज़िया वाला, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो भी मैंने खाना खाया वो सब बाहर आ जाएगा। और वो बहुत खतरनाक फीलिंग था उस टाइम पे। बहुत सारे लोग मुझे टीज़ भी कर रहे थे इस चीज़ को लेकर के कि तुमको ऐसा तो नहीं कि प्रेगनेंसी हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई हो। तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया था, फिर मैं नॉर्मल हो गई थी। उसके बाद जब 15 डेज़ बाद जब मेरा पीरियड आने का जो डेट था, वो जब मेरा पार हो गया, पीरियड नहीं आया मुझे, तो फिर मैंने 4th डे मेरे पीरियड मिस होने के बाद मैंने टेस्ट किया अपने प्रेगनेंसी किट से। तो मुझे पता चला कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। बट मेरा उस टाइम भी मेरा श्योरिटी नहीं था, मुझे मुझे मैं कंफर्म नहीं फ़ील कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो एक लाइन डार्क थी और एक लाइन हल्की थी। फिर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे, क्या होता है इससे, क्यों ऐसा होता है। तो फिर मैं टेंशन में थी कि क्या सच में कंफर्म है या नहीं है। तो मैं 7वें दिन अपने डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मेरी प्रेगनेंसी जो थी वो कंफर्म करी। काफ़ी ज़्यादा खुश थी मैं कि चलो, जो भी रिलेटिव्स मतलब फ़ोर्स कर रहे थे कि प्रेगनेंसी के लिए बच्चे प्लान कर लो, तो उनको तो ज़रूर डेफ़िनेटली खुशी हुई होगी और मुझे अब सुनना नहीं पड़ेगा कि कर लो। तो बेबी कंसीव हो गया ऐसा डॉक्टर ने बोला। उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई। सबसे पहली बार ही जब मैं डॉक्टर के पास विज़िट करने गई थी, उसी टाइम मुझे इंजेक्शन पड़ा और काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग भी हो गई थी हाथों में। और गाइज़, जब मैं मुझे पता चला ये बात कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके पहले से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रहता था और मैं काफ़ी ज़्यादा लेज़ी फ़ील करने लग गई थी। जब मेरा पहला, दूसरा और तीसरा महीना था, तो उस टाइम पे मेरे साथ कोई था नहीं, मैं अकेले ही रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। और उस टाइम पे मेरे लिए सुबह उठ के ब्रेकफ़ास्ट बनाना, घर के काम करना काफ़ी ज़्यादा मतलब एक हेवी ड्यूटी हो गई थी मेरे लिए। बट फिर भी मैं अपने आप को चार्ज करके किसी न किसी तरह मोटिवेट करके उठती थी कि नहीं, नहीं करना है। मुझे हमेशा इस दिमाग में ये ख़्याल रहता था कि अगर मैं लेज़ी हो जाऊँगी तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो मैं जब से मेरी प्रेगनेंसी मतलब स्टार्ट हुई है, तब से लेकर के अब मतलब मेरी डिलीवरी होने तक मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती थी और हमेशा मेरे दिमाग में ये चीज़ रहता था कि नहीं, मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करना है। मुझे सी सेक्शन के लिए कभी जाना ही नहीं है। जब तक मुझे कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है, मैं ट्राई करूँगी। तो वो चीज़, वो मोटिवेशन हमेशा मेरे लिए काफ़ी काम किया है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेरे हस्बैंड ऑफ़िस जाते थे तो उनको मुझे ब्रेकफ़ास्ट बना के देना पड़ता था। तो मुझे सुबह-सुबह उठना पड़ता था और ब्रेकफ़ास्ट बना के देना पड़ता था। घर का काम भी मैं क खुद ही करती थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं मेड रखना प्रेफ़र नहीं करती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील करती हूँ। अगर मेड घर में काम कर रही है तो मुझसे कुछ ही और नहीं होगा। तो इसलिए मैं खुद ही अपने घर का सारा काम करती थी। और फिर जब मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई तो मैंने और ही मेड नहीं रखा कि चलो, मैं कम से कम अगर काम नहीं, मतलब मेड नहीं रहेगी तो मैं काम करते रहूँगी तो कुछ एक्टिव रहूँगी। इनफैक्ट मेरी डॉक्टर ने भी ये बात बोला था कि थोड़ा बहुत फूड वगैरह बना सकती हो, थोड़ा बहुत काम कर सकती हो। लेकिन जैसे-जैसे मेरी प्रेगनेंसी का पहला महीना निकला, दूसरा महीना में जैसे ही मैंने एंटर किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोअर एब्डोमेन में पेन रहने लग गया। तो मैं अपनी डॉक्टर के पास जब अगले महीने गई चेकअप के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम काम ज़्यादा कर रही हो, स्टेयर्स वगैरह ज़्यादा ऊपर-नीचे चढ़ रही हो, उतर रही हो, इसलिए भी तुमको पेन हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा कम कर दो, अभी लो मतलब पहला जो आपका ट्राइमेस्टर है ना, उसमें आपको बहुत ध्यान देना है। उन्होंने ये बताया मुझे। तो फिर मैंने थोड़ा रेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरी आदत है गाइज़ कि मैं किसी से भी, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, सबसे बात करते रहती हूँ और टहलते रहती थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा लोअर एब्डोमिनल में पेन होने का कारण है।
तो उन्होंने बोला कि थोड़ा रेस्ट करो, ज़्यादा रेस्ट करो, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपको काफ़ी ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए। काम भी करो बट रेस्ट ज़्यादा करो। आपको फिर एक्टिव रहने के लिए सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर आपको रेस्ट ही करना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा उछल-कूद कर रहे हैं, भारी सामान उठा लिया, अचानक से झुक गए, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो उन्होंने मुझे साफ-साफ ये बता दिया था। तो फिर मैंने वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दी। फिर मुझे पहले ही महीने से, मतलब पहले दूसरे महीने से ही मुझे पैरों में सूजन रहने लग गया, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग रहने लगी। जब मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया कि मैम ऐसे-ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि तुम खड़े होके कुकिंग कर रही हो, इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जो भी काम तुम खड़े होके कर रही हो, डस्टिंग हो गया या कोई भी ऐसा काम जो तुमको बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा रख रहा है, तो ऐसा काम मत करो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल मत करो। उन्होंने मुझे बोला कि पैरों के नीचे पिल्लोज़ लगा के और सोया करो, तो ये जो स्वेलिंग वाली प्रॉब्लम होगी वो कम होगी। तो गाइज़, ये स्वेलिंग वाली प्रॉब्लम मुझे काफ़ी अर्ली स्टेज से ही हो गया था। अब जैसे-जैसे मेरा जो प्रेगनेंसी है वो इंक्रीज़ होते चला गया, मुझे ये स्वेलिंग वाली प्रॉब्लम बढ़ते चली गई। उसके बाद सेकंड मंथ में ही मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉज़िया फ़ील होने लगा। सिर्फ़ फ़ील ही होता था, मतलब वॉमिटिंग की टेंडेंसी होती थी बट कभी हुई नहीं। ये एक प्रॉब्लम ही है, क्योंकि जभी भी आपको वॉमिटिंग फ़ील होती है और अगर आपको वॉमिटिंग हो गई, तो कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है, रिलैक्स्ड हो जाते हो आप। बट जब आपको फ़ील होते रहती है, तो वो सबसे ख़राब होता है, सबसे वर्स्ट होता है, क्योंकि वो आपको पूरा टाइम उस सिचुएशन में ही रखता है। ना आप कुछ खा पाओगे, ना पी पाओगे, आपका दिमाग ही कहीं और नहीं लगेगा। सारा का सारा कंसंट्रेशन आपका बस उसी के ऊपर रहेगा। तो ये मेरे साथ हो रहा था, और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ़िश से इरिटेशन हो रही थी, और फ़िश बंगाल में बहुत ज़्यादा बनता है, और उन दिनों में बंगाल में ही रह रही थी। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए परेशानी क्रिएट कर रही थी। मेरे डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि फ़िश खाओ तो बेबी अच्छा रहेगा, हेल्दी होगा। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो कई बार फ़िश भी ले आते थे और मुझे उसको कुक करना पड़ता था, तो मेरे लिए जीने-मरने वाला सिचुएशन उस टाइम पे हो जा रहा था। तो ये हो गई मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की छोटी-छोटी चीज़ें जो मुझे परेशानियाँ हुई। अब बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में। तो गाइज़, जितना परेशानी और जितना प्रॉब्लम मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था, वो सारी चीज़ें सेकंड ट्राइमेस्टर में आके ठीक हो गई थी। मतलब नौज़िया बिल्कुल बंद हो गया था, काफ़ी अच्छा फ़ील होता था। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है। इनफैक्ट मैंने सेकंड ट्राइमेस्टर में फ़िश खाया भी है, और मैं मतलब कंफर्टेबल थी उसके साथ। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पसंद था, बट मैंने खाया भी है। तो ये वाला चीज़ जो नौज़िया वाला जो मुझे फ़िश से हो रहा था, वो कम हो गया था। एक और चीज़ मेरी बढ़ गई थी, जैसे मैंने बताया, स्वेलिंग, और स्वेलिंग के साथ-साथ मेरी एक और चीज़ बढ़ी थी, मेरी प्रॉब्लम, वो थी मेरे पैरों में स्वेलिंग के रहने के कारण बहुत ज़्यादा जलन रहता था मेरे पैरों में। पैरों का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो तलवा होता है, उसमें। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, और जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। अभी तक मुझे, मतलब डिलीवरी का 1.5 साल ऑलमोस्ट होने वाला है, और अभी तक मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि मैं अगर चल रही हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हीट फ़ील होता है मेरे पैरों के नीचे से। ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा हीट निकल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है पैर का तलवा। तो पता नहीं ये क्यों होता है। फिर जैसे-जैसे ये चीज़ मेरी प्रेगनेंसी इंक्रीज़ होते चली गई, प्रेगनेंसी का टाइम आगे बढ़ते गया, ये चीज़ और इंक्रीज़ होते चली गई। मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा वेट 3 केजी या 4 केजी इंक्रीज़ हुआ था। 54 से आई थिंक मैं 58 पे आई थी। सेकंड ट्राइमेस्टर में मैं फिर 58 से 68 पे चली गई थी। ज़्यादातर लोगों का थर्ड ट्राइमेस्टर में ही इंक्रीज़ होता है, मेरे डॉक्टर ने ऐसा बताया था। बट मेरा जो वेट था वो सेकंड ट्राइमेस्टर में 10 केजी इंक्रीज़ हो गया था। और ये वेट जो इंक्रीज़ होने का सिलसिला था, वो जब तब से स्टार्ट हुआ था, जब से मैंने खाली पेट नारियल पानी पीना स्टार्ट कर दिया था। अगर आप कोई भी वाटर बेस्ड फ्रूट खा रहे हो खाली पेट, तो उसको तुरंत बंद कर दो, क्योंकि आपको कोई भी ऐसी चीज़ खाली पेट नहीं खानी चाहिए जो कि वाटर बेस्ड हो। मतलब अ, ये गाइस किसी को सूट नहीं करता है। अगर आप खा रहे हो तो प्लीज़ बंद कर दो, आपकी बॉडी में वाटर का जो लेवल है वो बढ़ सकता है। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। अगर आपको कोई भी फ्रूट खाते हो अच्छे से, नारियल पानी पीते हो, जूस पीते हो, तो आप नाश्ता करो, उसके 1 घंटे बाद ही आप कोई फ्रूट खाओ, आधे घंटे बाद खाओ। लेकिन आपको खाली पेट कोई भी फ्रूट नहीं खाना है। इनफैक्ट सिट्रिक जो फूड होता है, जो खट्टा फल होता है, लाइक आपको संतरा हो गया, अगर आप वो खाली पेट खा लेते हो तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम भी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, जो कि मैंने अपने प्रेगनेंसी में गलतियाँ करी थी।
मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मैं उतने वीडियोस वगैरह नहीं देखती थी। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होते चला गया मेरा 58 केजी वजन से 68 केजी इंक्रीज हो गया मेरा वेट। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा बदलाव आया था मेरे शरीर से लेकर के मेरे पूरे लाइफ में, क्योंकि वेट बढ़ने के कारण एक ऐसा प्रॉब्लम हो गया था कि मैं अगर बैठ गई नीचे ज़मीन में खाना खाने के लिए, जनरली मैं ज़मीन में ही खाना खाती थी बैठ के, तो मुझे फिर उठा नहीं जाता था। जब तक मुझे कोई हेल्प करके उठाएगा नहीं तब तक मैं वहीं बैठी रहती थी। फिर या तो किसी चीज़ का, सोफ़ा का या कोई टेबल का सहारा लेके किसी तरीके से मतलब फ़ोर्सफुली उठती थी, और उसके कारण कई बार पेट में भी दर्द हो जाता था, कई बार बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। सेकंड ट्राइमेस्टर में ही गाइज़, आई थिंक 6 मंथ एंड होने वाला होगा उस टाइम पे, मुझे एक बार फॉल्स पेन आया था। बहुत बुरी तरीके से वो दर्द था। मतलब 1 घंटा लगातार वो दर्द, ऐसा था कि 1 घंटा लगातार हो रहा है और एक ही जगह पे हो रहा है। फिर थोड़ा-सा कम हो गया था, फिर वो दर्द वहीं पे हो रहा है, और ना उस दर्द के कारण ना मैं आगे झुक पा रही थी, ना मैं ऐसे पीछे हो पा रही थी। मैं जैसे थी वैसे ही रह गई थी, मतलब ऐसे मैं बैठी हुई थी और मैं ऐसे ही बैठे रहना मुझे अच्छा लग रहा था। मैं अगर आगे की तरफ झुक रही थी तो और दर्द हो रहा, पीछे की तरफ झुक रही तो और दर्द हो रहा था। ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया था। उस टाइम फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया और फिर उन्होंने मुझे एक पेन किलर सजेस्ट किया और वो पेन किलर मैंने लिया। उस पेन किलर को असर करने में 1 घंटा लग गया था और तब जाके मुझे रिलैक्स फ़ील हुआ। मतलब मैं 2 बजे के लगभग मुझे ये पेन मैंने स्टार्ट की, मेरे शरीर में स्टार्ट हुआ था, और ये रात में 9 बजे जा कर के मुझे ये थोड़ा रिलैक्स फ़ील हुआ है। तो आगे बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। गाइज़, जब मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ था तो मेरा वेट 68 से पार और कर चुका था, 70s में मैं आ चुकी थी, और मेरा जो शेड्यूल था वो बिल्कुल चेंज हो गया था, क्योंकि मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर तक मैं अपने इन-लॉज़ के पास थी, और वहाँ पे खुल के कोई चीज़ नहीं कर पाते हो आप। अगर आप समझ ही सकते हो मैं क्या ही बोलूँ, अब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इन-लॉज़ के पास आप उतना फ्रीडम महसूस नहीं करते हो जितना आप अपने मायके में महसूस करते हो। तो एक तो काम नहीं होता है कुछ भी, ऊपर से आपको बहुत ज़्यादा अल्टीमेट केयर मिलता है। तो वही है कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। बहुत ज़्यादा केयर, बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने मायके जाते हो तो। मेरे साथ भी वही कंडीशन चल रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश रहती थी, अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि वहाँ पे मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा बात करती थी, हमेशा हमारी गॉसिप चलती रहती थी। और वहाँ पे जाकर मेरी जो प्रेगनेंसी की जो जर्नी थी, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। मैं वहाँ पे एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने एक्सरसाइज़ नहीं किया है, मैं एक्टिव नहीं रही हूँ, मैंने वॉकिंग छोड़ी है। मतलब मैं इतना अच्छे से वॉक कर पा रही थी, जबकि मेरा वेट 71 और 72 हो गया था उस टाइम पे, और मैं अच्छे से वॉकिंग करती थी, हमेशा 6000 स्टेप्स काउंट करके और कंप्लीट करती थी स्टेप ट्रैकर की हेल्प से। आपके फ़ोन में होता है, आप प्ले स्टोर से चाहते हो तो इंस्टॉल कर सकते हो, और वो ऐप मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है गाइज़। मेरी नॉर्मल डिलीवरी अगर हुई है तो मैं मानती हूँ कि इसी वजह से हुई है, क्योंकि मैं बहुत वॉक करती थी। 3 से 4 किलोमीटर मैं रोज़ वॉक करती थी, अपने ही घर में, बाहर कहीं नहीं जाती थी। बट मेरी वॉकिंग कभी नहीं छूटी। उस टाइम पे मेरा स्कैन भी हुआ था, सेकंड ट्राइमेस्टर में भी स्कैन हुआ था। आई थिंक 2 स्कैन हुआ था। जब मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर जैसे ही स्टार्ट हुआ था, मतलब तीसरा महीना जैसे ही कंप्लीट हुआ था, उसके एक ही दिन बाद मेरा एक एनाबॉलिक स्कैन हुआ था, और जब मैं 6 मंथ में जा रही थी तब मेरा एक एनाबॉलिक स्कैन हुआ था। तो ये 2 एनाबॉलिक स्कैन हुआ था। दोनों में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी, वो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे बेबी का नेज़ल बोन जो शो नहीं हो रहा था, इसलिए मेरा एनाबॉलिक स्कैन एक बहुत अर्ली स्टेज में हुआ था। और उस टाइम में क्या हुआ था, बेबी अपना फेस ही नहीं डॉक्टर को दिखा रहा था। जब भी डॉक्टर के पास मैं स्कैन के लिए जा रही थी तो बोल रहे थे कि घूम कर के आओ, टहल के आओ। कुछ खा लो, थोड़ा-सा टहलो, पानी-वानी पियो और टहल के तब हमारे पास आओ। ये ऐसा चीज़ 3 बार हुआ था एक ही स्कैन में। जब मैं जा रही थी तो उन्होंने बोला कि टहल के आओ, अभी फेस नहीं दिख रहा। तो बार-बार, बार-बार ये हुआ। तीसरा बार जब मैं गई तो तब जाकर के बेबी का फेस दिखा था। सेम यही चीज़ मेरे 6 मंथ में भी हुई थी। मतलब बेबी का फेस ऊपर की तरफ नहीं आ रहा था, जिसके कारण वो स्कैन नहीं कर पा रहे थे। और उस टाइम तो 4 बार हुआ था। 3 बार मैं गई थी स्कैन के लिए, फिर बाहर आ गई उठ के। फिर जब मैं चौथे बार गई तब जाकर के बेबी का फेस अच्छे से दिखा था और स्कैन कंप्लीट हुआ था। उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरा एक और स्कैन हुआ था। ये जो स्कैन हुआ था वो लास्ट स्कैन था मेरा, इसके बाद कोई स्कैन नहीं हुआ। और ये बेबी का सारा वेट वगैरह चेक करने के लिए डॉक्टर ने किया था। मतलब कौन से
बेबी किस तरीके से किस पोजीशन में है अभी, हेड डाउन हुआ है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए डॉक्टर ने किया था। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसकी मात्रा सही है या नहीं, और ये सारी चीज़ें। फिर लास्ट में एक मेरा आई थिंक ब्लड टेस्ट भी हुआ था, शुगर टेस्ट हुआ था, और लास्ट ट्राइमेस्टर में ही मेरा एक बार थायरॉइड भी चेक हुआ था। क्यों? क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था और मेरे डॉक्टर को लग रहा था कि मुझे थायरॉइड हो गया है। तो सारी चीज़ें नेगेटिव आई थी, शुगर भी और थायरॉइड भी, और मेरा हीमोग्लोबिन बहुत सही रहता था, अच्छा रहता था। तो ये सारी चीज़ें, वेट बढ़ने वाला जो प्रॉब्लम था वो सिर्फ़ इसीलिए हुआ था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नारियल पानी पिया था अपने सेकंड ट्राइमेस्टर में, वो भी खाली पेट बिना कुछ खाए हुए। तो इसीलिए मेरे बॉडी में वाटर लेवल बढ़ गया था। थर्ड ट्राइमेस्टर में मैं पेन के लिए वेट कर रही थी, मेरी डॉक्टर ने बोला कि तुमको पेन आएगा तो हम फिर कुछ करेंगे, क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता था थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो एक बार 190 जब पहुंच गया तो मेरे डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए, क्योंकि मैं उस टाइम पे मेडिसिन भी ले रही थी बीपी के लिए, फिर भी मेरा जो बीपी था वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मेरी डॉक्टर ने बोला कि हम तुम्हारा डिलीवरी पहले ही करेंगे, मतलब डेट से पहले कर देंगे, क्योंकि बीपी बहुत ज़्यादा हाई है तो बेबी को प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि हम एक डेट फिक्स करेंगे, उसी टाइम पे तुमको आना है, और डेट फिक्स होने के क्रम में अगर तुमको इस दौरान कभी अगर पेन आता है तो तुरंत तुम आओगी हॉस्पिटल। उन्होंने मुझे ऐसा बोला था, बट मुझे पेन आया ही नहीं। इस प्रेगनेंसी की जो जर्नी थी मेरी, बस मुझे एक ही टाइम पे सबसे ज़्यादा फील हुआ था अच्छा, जब मेरे बेबी ने मूवमेंट किया था। जब भी मेरा बेबी मूवमेंट करता था तब मुझे बहुत अच्छा फील होता था, मतलब बहुत मतलब खुशी होता था। वो जो खुशी है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए शब्द नहीं मेरे पास उस खुशी को एक्सप्लेन करने का। आपको भी ज़रूर होता होगा। तो बस वही मेरे प्रेगनेंसी में मुझे अच्छा लगा है। बाकी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम मैंने झेले हैं, और वो प्रॉब्लम झेले हैं कोई समझ नहीं सकता, सिर्फ़ आप ही समझ सकते हो जो मेरा वीडियो देख रहे हो, क्योंकि वही सारी प्रॉब्लम आपको भी होती है। कुछ लोगों को ज़्यादा होता है, कुछ लोगों को कम होता है, कुछ लोगों को मिडिल वाला होता है। मुझे बहुत ज़्यादा हुआ था। फिर मुझे पेन ही नहीं आया, डॉक्टर ने जो बोला था कि अगर इस बीच पेन आता है तो आ जाना, बट मुझे पेन ही नहीं आया। तो फिर मैं जब गई एडमिट होने के लिए तो उन्होंने मुझे एक जेल इंसर्ट किया मेरे वजाइना में, और उसी जेल से पेन क्रिएट किया गया, आर्टिफिशियल पेन। और वो पेन जो था वो इतना जल्दी इंक्रीज़ हुआ कि 8-9 बजे के लगभग पेन स्टार्ट हो गया था, और वो 1-2 बजे के लगभग ऐसा हो गया कि मुझे बेयर नहीं हो रहा था वो पेन। 5 बजे तक मेरी डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर से कुछ बहस हो गया था, मेरी मम्मी को पता नहीं कुछ उन्होंने पूछ लिया था जो डॉक्टर ने अजीब तरीके से जवाब दिया था। तो मेरे टेंशन में आ गए थे मेरे फैमिली वाले सारे, और ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ थी जो मेरी मम्मी ने पूछी थी। उन्होंने पूछा कि बेबी को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो हम सी सेक्शन करवा लेंगे, हम वेट नहीं करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो आप प्लीज़ बता दीजिए कि बेबी सही है या नहीं। तो उन्होंने अजीब ही रिएक्ट कर दिया था, बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं बता सकते, ये वो उन्होंने बोला, शुरू कर दिया। तो फिर डॉक्टर हैं, हम क्या ही कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं। और जब मैं 5 बजे उनके पास थी, जब ये सारी बातें हो रही थी, तब उन्होंने बोला कि हम 5 बजे आए अभी, हम आपको 10 बजे रात में बताएँगे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी करेंगे हम आपकी बेटी का, या सी सेक्शन करेंगे। तो मैं उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिमोरलाइज़ हो गई थी। मुझे लगा कि अब नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। मैंने सबको बोलना स्टार्ट कर दिया कि मुझे सी सेक्शन करवा दो, मुझसे अब पेन बेयर नहीं हो रहा है। मेरी जान निकल रही थी गाइज़, लिटरली। और वो पेन इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, इंजेक्शन भी मेरे को पड़ा था उसी पेन को इंक्रीज़ करने के लिए, कि मुझे मतलब दिमाग मेरा ख़राब हो गया, कुछ और दिमाग में आ ही नहीं रहा था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कुछ और सोचो, कुछ और बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मेरे दिमाग में कुछ और नहीं आ रहा था, सिर्फ़ और सिर्फ़ पेन। और वो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ गाइज़, आप वो सोच रहे हो कि इतना पेन होता है क्या? गाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत जल्दी जो पेन इंक्रीज़ हुआ, जो आर्टिफ़िशियल पेन दिया गया था, इसके कारण मुझे ऐसा लगा कि बहुत जल्दी पेन इंक्रीज़ हुआ, और इसीलिए ज़्यादा पेन मुझे फ़ील हुआ। और फिर मेरी डॉक्टर ने ऐसा बोला, उसके बाद मेरी नर्सेज़ जो थी वो मुझे लेबर रूम में लेके चली गई थी, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के पास थी तो मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही थी। नर्सेज़ का ऐसा कहना था कि इसीलिए हम इसको लेके जा रहे हैं। उसने मुझे बोला, जब देखा उन्होंने कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही, तो उन्होंने बोला कि एक बार मुझे चेक करने दो बाबू, और उसके बाद फिर तुम इतना अगर सुबह से लेके शाम तक अगर झेली हो, तो एक बार हम चेक कर लें, उसके बाद अगर नहीं हो पाएगा तो हम मैम को खुद ही बुला देंगे, सी सेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो उन्होंने जैसे ही चेक किया तो बोला कि पुष्पा तुम टेंशन मत लो, बस 1 घंटा और रुक जाओ, 1 घंटे में तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ये मैं तुमको बोल रही हूँ, मतलब नर्स जो थी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही थी मेरी। तो फिर उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट लिया और मेरा वाटर बैग ब्रेक कर दिया। तब तक मेरा वाटर बैग ब्रेक नहीं हुआ था,
जैसे ही मेरा वाटर बैग ब्रेक हुआ आधे घंटे में ही मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई और मेरा जो बेबी था उसका सर दिखने लग गया था, तो मेरे डॉक्टर ने आके उसको वैक्यूम करके निकाल लिया और उसका जो जब निकाला तो वो खुशी ही अलग थी। और बेबी को मैंने देखा, मतलब मैं मेरे आँख से आँसू रुक ही नहीं रहे थे कि इतना पेन के बाद मेरा बेबी आया है। और उसने 3 कॉर्ड अपने गले में फँसाया हुआ था। उन्होंने डॉक्टर ने मुझे भी दिखाया भी था, बिल्कुल नेकलेस जैसा उसने अपने पूरे कॉर्ड को लपेटा हुआ था अपने गले में और एकदम वाइट कलर का इतना सुंदर लग रहा था। उन्होंने मुझे दिखाया, बोला क्या एक्सपेक्ट कर रही थी तुम? मैं बोला कि मुझे बेटी चाहिए थी। हम बहुत खुश थे, सारे लोग बहुत खुश थे और मेरी डिलीवरी हो गई, नॉर्मल डिलीवरी। और उसके बाद फिर मुझे स्टिचेस लगे और स्टिच में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत पेन होता है, ऐसा नहीं होता है। आप पहले ही इतना पेन झेल चुके होते हो कि आपको उतना पेन महसूस ही नहीं होगा वजाइना का जो स्टिच लगता है उस टाइम पे। तो आप टेंशन मत लो, आपको स्टिचेस का पेन महसूस ही नहीं होगा। मेरी डॉक्टर मुझसे काफ़ी ज़्यादा बात कर रही थी, कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और इसलिए मुझे पेन महसूस नहीं हुआ। तो गाइज़ उसके बाद फिर मैं शिफ्ट हो गई अपने रूम में, 2 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज मिल गया। उसके बाद मैं अपने घर चली गई और यही था मेरा नॉर्मल डिलीवरी का स्टोरी, मेरे बेबी बॉय की प्रेगनेंसी की जर्नी। आपको कैसा लगा? कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिला होगा और अगर चीज़ें आपके साथ भी मैच कर रही है तो मेबी आपके घर भी लड़का आएगा। तो कभी-कभी चीज़ें डिफरेंट भी हो जाती है, तो प्लीज़ इस चीज़ को इतना श्योरिटी से मत। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।